प्यारे बच्चों, अभी शुरू होती है विज्ञान की क्लास आपकी। जैसा कि 1 से 2 बजे के बीच में अभी तक आपने ब्रजबाला मैडम ने आपको पढ़ाया, फिजिक्स के 2 चैप्टर हो भी गए हैं उसमें। तो हमारा ये चैप्टर है 6 जैव प्रक्रम, पार्ट 6 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सभी बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पहले नाम लिख दें, ग्रुप पे उपस्थिति लगेगी, सीधे वहीं क्लिक कर लें अपने नाम, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, केवल सभी नाम लिख दें और अटेंडेंस दर्ज कराएं। उसके बाद अभी शुरू करते देख लेते हैं, थोड़ी देर 10 बच्चे और जुड़ जाएंगे तो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रक्रम में, जिसमें 2 वीडियो पहले मैंने डाली थी, तो आपको पता चल गया होगा कि पोषण क्या है। पोषण से संबंधित जो बातें बताई थी, पोषण के आधार पर फिर जीवों का वर्गीकरण भी किया था, स्वकोषी, परपोषी, फिर परपोषी में भी कई प्रकार के आए थे, बतौजीवी भी थे उसमें। तो इस तरह से पोषण के बारे में चल रहा था। अभी पोषण में जो बातें रहती हैं मुख्य रूप से वो है कि पोषण में आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं जिसके द्वारा स्वपोषी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं, बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं, मैं दिखाई दे रहा है मुझे कि अभी तक 2-3 बच्चे ही आए हैं। तो सारे बच्चे 10वीं ए, बी और सी के बहुत सारे बच्चे हैं, तो ज्वाइन करें ताकि उनका पीछे छूट ना जाए। तो जैव प्रक्रम में मैं बता रहा था कि कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जिसमें स्वपोषी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उनके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात यदि हेडिंग के रूप में डालें या क्वेश्चन के रूप में आता है तो जो प्रश्न आता है बोर्ड में वो आता है स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं। 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न बनता है ये। तो कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं और किस प्रकार भोजन तैयार होता है, ये इसमें बताया गया है। तो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले है पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। 4 बातें इसमें हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, जल। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश। और नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट, हरित लवक या पर्ण हरित जिसे कहते हैं, हरित लवक या पर्ण हरित। ये पर्ण हरित सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पौधे जो हरे दिखाई देते हैं
वो इसी की वजह से दिखाई देते हैं। अब हरे पौधों में पर्णहरिण के कारण स्वपोषण होता है, इसी के कारण स्वपोषण भी होता है। बाकी और दशाएं तो वातावरण से वो ग्रहण कर लेते हैं उसमें। तो कैसी, इसे हम सामान्यतः एक छोटी सी समीकरण के द्वारा शो करेंगे और उस समीकरण में ही सब कुछ आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल 6CO2 प्लस जल के 12 मॉलिक्यूल से मिलकर के 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ जो दोनों चीज है, कौन कौन से, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश। पर्णहरिण की उपस्थिति में और पर्णहरिण की उपस्थिति में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना क्रिया होती ही नहीं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिण की सहायता से ये अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, जो मंड और ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज बनता है C6H12O6, जो प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और निकलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, जो जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऊपर को तीर का निशान इसलिए लिखा है कि निकल रही है, यदि नीचे को लगाते हैं तो इसका मतलब आवश्यकता होती है। और प्लस जल के मॉलिक्यूल भी कुछ निकलते हैं 6H2O। तो इस प्रकार से पूरी जो पोषण की प्रक्रिया है स्वपोषी पौधों में, उसे हम इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। अर्थात हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके जल की सहायता से पर्णहरिण और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल की उत्पत्ति होती है। ऑक्सीजन जीवों द्वारा श्वसन के रूप में प्रयोग कर ली जाती है, जबकि जल जो है वो दोबारा से पौधों के रूप में काम आ जाता है। तो इस तरह से ये स्वपोषी पौधों के लिए पोषण की बात जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो है। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक इसी में, जो है श्वसन। श्वसन, श्वसन क्या है? एक्चुअल में श्वसन जो है वो जीवों द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना श्वसन क्रिया कहलाती है। लेकिन इतनी ही क्रिया श्वसन नहीं है, ये तो बहुत पहले का परिभाषा है। अब जो नई परिभाषा है वो है, इनमें कहीं न कहीं बीच में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने के बीच में भी जो कुछ परिवर्तन होता है, कुछ एक्सचेंज होती हैं, और वो एक्सचेंज है गैसों का आदान प्रदान। तो हम इसे 3 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला ऑक्सीजन का लेना, दूसरा शरीर में अंदर ऊतकों में जहां ऑक्सीजन चली जाती है तो ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान होना, ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वापसी देना। और फिर तीसरा जो प्रक्रम है इसमें, अंतिम प्रक्रम, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो 3 भागों में बांट के इसे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला ऑक्सीजन का लेना, ग्रहण करना, दूसरा गैसों का आदान प्रदान और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना या निकलना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ऑक्सीजन है हम लेते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते। तो श्वसन ऑक्सीजन के लेने और ना लेने के आधार पर 2 प्रकार का श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार 2 प्रकार का होता है। एक ऑक्सीश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीश्वसन, और दूसरा अनॉक्सीश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट
ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूर्णतः वो एक तरह से कहें कि जल जाता है और ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा में उत्पत्ति हमारे शरीर में करता है। जबकि ऑक्सी श्वसन में, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्रिया तो होती है लेकिन ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है। प्राय इस तरह का जो है वो प्राय इस तरह का जो अनाक्षी श्वसन है वो बैक्टीरियाओं में, जीवाणुओं में और माइक्रोब्स में, सूक्ष्म जीवाणुओं में होता है। जो अक्षीय श्वसन है वो जितने भी विशालकाय, विस्तृत, विकसित जीव हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, सब में होता है। तो अब हम श्वसन के आधार पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया किस तरह से पौधे, जंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वही श्वसन के प्रकार भी हैं। तो पहला है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन पौधों में या जंतुओं में होने वाला वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो फिर ग्लूकोज का किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है इसमें देखिए, समीकरण द्वारा मैं आपको बताता हूं। C6H12 C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है 6O2 ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके साथ उत्तकों में जुड़ती है तो सबसे पहले क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस की, जो कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस, और ये कोशिका द्रव में होने वाली क्रिया है। कोशिका द्रव में बनता क्या है? प्रोडक्ट बनता है पाइरुवेट। पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, यदि आपके याद आ रहा हो, पिछले साल हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत गृह है। क्यों विद्युत गृह है? क्योंकि यहाँ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये ऊर्जा की उत्पत्ति हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो प्रोडक्ट बना वो 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकले, प्लस 6H2O। 6H2O CO2 के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये निकल रही है, और जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो बहुत अधिक है, अर्थात 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लगभग 38 ATP के रूप में हमारे ऊतकों में ये संचित हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ATP ऊर्जा के सिक्कों के रूप में जाने जाते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर में इन्हीं ATP के रूप में संचित होती है। तो ये था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्षी श्वसन कहलाता है, जो प्राय सूक्ष्म जीवाणुओं में, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स में होता है, उसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। नंबर 2, अनाक्षी श्वसन। एनारोबिक रेस्पिरेशन।
अनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज है उसके अणुओं का उसी तरह से होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है कोशिका द्रव में C6H12O6 का, पहले ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस, ये क्रिया दोनों में बराबर होती है, अर्थात ऑक्सीश्वसन में भी और अनऑक्सीश्वसन में, और कोशिका द्रव में ये होती है। बनता भी पायरुवेट ही है। अब इस पायरुवेट का, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब ये क्या होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, किण्वन, फर्मेंटेशन, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इथाइल एल्कोहल C2H5OH, यानी दो मॉलिक्यूल C2H5OH के बनते हैं, जिसे हम इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, दो ही मॉलिक्यूल CO2 के निकलते हैं। वहां 6 मॉलिक्यूल निकले थे, यहाँ 2 निकलते हैं, और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, अर्थात केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। यदि सिक्कों के रूप में देखें तो केवल 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, उन सभी में ये श्वसन की क्रिया होती है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तीसरी और क्रिया है इसमें, जब हमारी, ये तो जीवों में सामान्य रूप से होने वाली है, जो क्रिया हमारी मांसपेशियों के अंदर होती है, अर्थात जिसे हमने नाम दिया है गैसियस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान। तो गैसियस एक्सचेंज में तीसरी क्रिया है, और वो क्रिया है मांसपेशियों में श्वसन। मांसपेशियों में श्वसन, मांसपेशियों में श्वसन कहते हो, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम दौड़ते भागते हैं या कोई कठिन काम करते हैं तो हमारे थक जाते हैं, शरीर में ऐसा महसूस होता है जैसे पैर थक गए हों, हाथ थक गए हों, शरीर थक गया हो। तो वो किस कारण से होता है, वो भी कम ऊर्जा की वजह से होता है, क्योंकि ऊर्जा की उत्पत्ति कम होती है डायरेक्ट। ये भी क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होती है। तो ग्लूकोज का ग्लाइको, पहले तो वही होता है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, और इसके बाद ये बनता है वही पायरुवेट, और इस पायरुवेट का फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका फिर दोबारा से पेशी उत्तक में प्रयोग होता है, पेशी उत्तकों में, क्योंकि यहां हम पेशियों में इस प्रकार से होता है। वो देखेंगे पेशी उत्तक में क्या बनता है। तो पेशी उत्तकों में प्राय ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है, C3H6O3, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल बनता है, और जो निकलती है ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, यानी अनऑक्सीश्वसन है तो उतनी ही लगभग 21 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा निकलती है।
और सिक्कों के रूप में देखें तो लगभग 2 मॉलिक्यूल एटीपी के निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये बताया हमने। इसे हम शो कर सकते हैं श्वसन के प्रकार के रूप में। 3 प्रकार का देखने में आया। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपसी श्वसन। दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन। और तीसरा, जो मांसपेशियों में होता है, वो मांसपेशियों में होने वाली क्रिया जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनी थी। जो ऑक्सी श्वसन था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति हुई जो हमारे शरीर के काम आई। दूसरा, अनाक्षी श्वसन में इथाइल अल्कोहल बना और इथाइल अल्कोहल से कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति। बाद में आगे चल के इथाइल अल्कोहल का भी उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा और निकल जाती है। लेकिन तीसरी क्रिया में मांसपेशियों में जो श्वसन होता है उसमें तो सीधा ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से फिर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से लैक्टिक अम्ल के निर्माण में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलती, केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी हमारी है उनमें मानव इस क्रिया के होने के बाद थकावट महसूस करता है। अब श्वसन के पूरे के रूप में डिस्कस करें तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुंचती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सोचने की कि ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है हमारे शरीर में। हमने नाक से ली, नाक से लेने के बाद वो फेफड़ों में चली गई, फेफड़ों से कैसे वो पूरे, क्योंकि यदि एक तरह से जो सामान्य क्रिया है जिसे हम अवशोषण कहते हैं, प्राशरण कहते हैं या विसरण कहते हैं, उस क्रिया के द्वारा यदि नाक द्वारा ऑक्सीजन लें और फिर हमारे पैर के अंगूठे तक वो ऑक्सीजन पहुंचे तो उसको लगभग 300 दिन लग जाएंगे। नाक से ली हुई ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 300 दिन लग जाएंगे, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस थोड़ा ही है, पूरी साल ही लग जाएगी। तो इस तरह से वो हमारे शरीर में जैसे ही हमने वो ली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का शरीर में पहुंचा, ऊतकों तक पहुंचा, ऑक्सीजन का ऊतकों तक पहुंचा, या ऑक्सीजन परिवहन भी इसे हम कह सकते हैं। सामान्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन जैसे ही नाक से ऑक्सीजन अंदर ली और फेफड़ों में पहुंची तो फेफड़ों से ये सीधे श्वास नलिका द्वारा हृदय में जाती है और हृदय में जो रुधिर आता है शरीर से वो अशुद्ध रूप में आता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, तो उसका नीले में एलिंज और नीले में फिल्ट्रेशन हो जाता है, छन जाता है और शुद्ध रुधिर अब ऑक्सीजन के साथ जो रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही रुधिर